क्लासिकल ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पे ना आपका एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट होता है और वो थोड़ा सा आप स्टडी जरूर कीजिएगा। इजीली आपको जो है ना मैकेनिक्स की बेसिक बुक्स जो होती हैं उनके अंदर ये आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। चूंकि बीएससी के आपके कोर्स के अंदर नहीं है, सो यहाँ पे मैं उसको मेंशन नहीं कर रही, उसको डिटेल फॉर्म में नहीं करवा रही, बट फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि आप प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को स्टडी करें। ठीक है, रिलेटिविटी थ्योरी क्या होती है, नॉन रिलेटिविटी थ्योरी क्या थी और ये सारा क्राइटेरिया क्या था, और इसकी मैंने आपको एक मोटिवेशन दे दी, एक मैंने आपको शॉर्ट सा कंसेप्ट बता दिया कि जो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन थे वो स्पेस को एब्सोल्यूट कंसेप्ट के तौर पे ट्रीट किया करते थे। लेकिन बाद में, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे देती हूँ, लेकिन बाद में देखा गया कि स्पेस और टाइम जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, वो रिलेट कर जाते हैं। स्पेस जो है टाइम के लिहाज से डिपेंड करना शुरू हो जाता है टाइम स्पेस पे। इस तरह से दोनों को यानी कि स्पेस टाइम कर्व के लिहाज से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाके हम स्पेस टाइम कर्व्स को भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप जो है ना थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को जरूर जो है ना एक स्टडी कीजिएगा अपने इंटरेस्ट के लिए, जिनको इंटरेस्ट हो इन चीजों को पढ़ने का। ठीक है, उनके लिए एक बड़ी अच्छी सी जो है ना एक आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी क्या था, फिर प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिलेटिविटी थ्योरी क्या थी और इनको किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, किन एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस ने इनको इंट्रोड्यूस किया और क्या वजूहात बनी थी। तो ये एक बड़ा अच्छा सा ना एक इंट्रोडक्शन था आपको मिल सकता। ठीक है, एक नॉलेजेबल चीजें आपको मिलती है समझने के लिए जी। तो ये था आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या होता है। अब थ्रू आउट द आपका इस कोर्स का जो बीएससी का आपका कोर्स है उसके अंदर हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें करेंगे, बिकॉज आपका बीएससी का जो कोर्स है वो न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन पे है। ठीक है, सो इसकी बेस न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मेंशन नहीं किया जाता देन वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा आपके पास जी। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने फोर्सेस को पढ़ा था, फोर्सेस क्या होती हैं। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है फोर्स सिस्टम। ठीक है, फोर्स सिस्टम भी हमने डिफाइन कर लिया था कि फोर्स सिस्टम होता क्या है हमारे पास। लेकिन एक चीज जो हमारी रह गई थी करने वाली वो ये थी कि अगर फोर्स सिस्टम आ जाता है, ठीक है, देन उन फोर्सेस में क्या क्या क्राइटेरिया डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, तो उन फोर्सेस में हमारे पास क्राइटेरिया इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है कि उनको क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, उनको क्लासिफाई किस तरह से किया जाएगा कि हमारे पास फोर्स सिस्टम अगर आ जाता है तो उन फोर्सेस, वो फोर्सेस कैसी फोर्सेस होगी, क्या वो कोप्लेनर होगी, क्या वो नॉन कोप्लेनर होगी। पहली तो बातें दो ये आती हैं, बिकॉज हम स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं। जब हम स्पेस के अंदर बात कर रहे होते हैं देन हमारे पास प्लेन्स भी बन रहे होते हैं स्पेस के अंदर, पूरा 3D ऑब्जेक्ट भी बन रहा होता है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम क्लासिफाई करेंगे कि हमारे पास जो सिस्टम आएगा वो किस तरह का आएगा। ठीक है, जो फोर्सेज आएंगी वो कैसी वाली फोर्सेज आएंगी। तो सबसे पहले हमारी जो क्लासिफिकेशन आएगी वो दो तरह से आएगी, एक कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। फिर उनमें भी हमारी टाइप्स आ जाती है जी। फर्स्ट आ गई यहाँ पे कोप्लेनर और यहाँ आ गई हमारी नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर लाइक एक ही प्लेन में लाई करने वाली, ठीक है, 2D ऑब्जेक्ट्स की बातें करेंगे हम। नेक्स्ट क्या है, नॉन कोप्लेनर। नॉन जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कोप्लेनर को अगर हम क्लासिफाई करें। ठीक है, कोप्लेनर हमारे पास कैसी होती है, वन प्लेन के अंदर जो लाई करती है, यानी कि 2D, 2 डायमेंशन के अंदर हम उनको कहते हैं। वन प्लेन की बातें करते हैं हम उनके अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर हम उनकी बात। नेक्स्ट हमारे पास जो कोप्लेनर होती हैं, अब वो 3 तरह की होती हैं। पहली बात है कि वो कंकरेंट हो सकती हैं। फिर हमारे पास क्राइटेरिया आएगा कंकरेंट के बाद कि वो पैरेलल हो सकती हैं। फोर्स सिस्टम है ना, तो एक से ज्यादा फोर्सेज होंगी, यानी 2 या 2 से ज्यादा। थर्ड हमारे पास आ जाती है जनरल फोर्सेस। ठीक है, तो कोप्लेनर को हमने 3 चीजों में क्लासिफाई किया। फर्स्ट हमारे पास कंकरेंट आता है। कंकरेंट फोर्सेज अब कैसी फोर्सेज होती हैं जो एक पॉइंट पे मीट करती है। ठीक है, ऐसी फोर्सेस जो कि एक पॉइंट पे मीट करेंगे उनको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। मीटिंग एट वन पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मीट करेंगी या एक पॉइंट में से पास करती हैं, ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती हैं, पैरेलल फोर्सेस आ जाती हैं। पैरेलल फोर्सेस का क्या मतलब है, यानी कि एक दूसरे का मल्टीपल के तौर पे आपके पास आ रही है, इस फॉर्म में आपके पास आ जाती है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाती है, जनरल फोर्सेस, जो कि नीदर कंकरेंट होती है नॉर पैरेलल, नीदर कंकरेंट नॉर पैरेलल। जनरल आपकी ऐसी आ जाती है, जो ना ही कंकरेंट हो ना ही पैरेलल हो। इनकी एग्जांपल कर लेते हैं हम, फिर आपको ये तीनों वाली फोर्सेस जो है ना क्लियर हो जाएंगी। लाइक आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कैरम बोर्ड से। ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड होता है और खेलने वाला जो आपका कैरम बोर्ड होता है इस तरह से बना हुआ होता है। तो उसमें यहाँ पे आपके बने हुए होते हैं
पोल होते हैं यहाँ पे आपके, मतलब 4 पोल्स हो गए आपके। इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल जो हम करते हैं कंकरेंट वाली एग्जांपल करते हैं। लाइक आपका जो यहाँ पे बड़ी वाली जो आपकी राउंडेड बॉल होती है, ठीक है, बॉल डिस्क होती है, उसको डिस्क होती है, वैसे बनी हुई बॉल नहीं होती, डिस्क होती है, जैसे यहाँ पे खड़ी, ठीक है, यहाँ पे आपकी पड़ी भी है, खड़ी नहीं है सॉरी। और आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 4 के 4 जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक वो आपके यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड पर्सन आपका यहाँ पे बैठा है, थर्ड आपका यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ, ठीक है, 4 लोग इस कैरम बोर्ड को खेल रहे हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपकी डिस्क है, फर्स्ट जो आपका कैंडिडेट है, ठीक है, जो भी प्लेयर है उसके भी उतना ही करीब है, वो भी उतनी कुवत से अपनी तरफ खेल सकता है, ये भी उसी तरह से अपनी तरफ खेल सकता है, बिल्कुल उसी तरह आपकी जो थर्ड वन है वो भी उसी तरह से, थर्ड पर्सन भी इसी तरह से, और फोर्थ पर्सन भी आपका उसी तरह से, ठीक है, यानी सबके लिए ये बराबर है, ठीक है। जो भी इसको यहाँ से मिड में से उठाएगा उन सब के लिए एक ही बात की जा रही है। तो वो जो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं आपके पास, जो भी अप्लाई की जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, फोर्सेस कंकरेंट होगी, यानी वो एक ही पॉइंट से पास करेंगे। लाइक अगर मैं इनको एक्सटेंड करती हूँ, ये बंदा जो है यहाँ अपनी तरफ इस तरफ खेल सकता है, दूसरा बंदा इस तरफ खेल सकता है, तीसरा इस तरफ, चौथा इस तरफ। लाइक अगर इनको मैं एक्सटेंड करती हूँ पीछे की तरफ, ये पहुंच जाती है, ये भी है, ये भी है, इनको एक्सटेंड करने से क्या पता चलता है, ये किसी एक पॉइंट पे मीट जरूर करते हैं, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेज, ठीक है। ऐसी फोर्सेज जो कि एक पॉइंट में से पास करती हैं या एक पॉइंट पे जरूर मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है पैरेलल। पैरेलल फोर्सेस का यहाँ पे क्या कनेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपकी सारी के सारे जो बाकी कॉइन्स लाइक आ रहे होंगे, लाइक यहाँ पे आपके कॉइन्स हैं, यहाँ पे आपका कॉइन दूसरा लाइक आ रहा है, तीसरा इधर का आ रहा है, चौथा इधर का आ रहा है, जो भी आपके कॉइन जितने भी होते हैं इस तरह से लाइक आ रहे हैं, ठीक है। अब आपका जो कैरम बोर्ड है उसके ऊपर ये सारी फोर्सेस क्या लग रही है, पैरेलल, क्योंकि वेट आपका हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। वेट आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों होता है, इस पे भी हम एक डिटेल्ड जो है ना लेक्चर करेंगे, क्योंकि ये आपका मेन जो है ना आपका पूरा एक चैप्टर इस पे बन जाता है इसी रिजल्ट्स को लेके। तो यहाँ पे आपके लिए यहाँ तक समझना जरूरी है कि आपका वेट हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड है। तो ये जो बोर्ड सा बना हुआ होगा उसके नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी आपका वेट होता है, ठीक है, ये नीचे की डायरेक्शन में होगा, ये भी नीचे की डायरेक्शन में, बिल्कुल आप समझेंगे बोर्ड के नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ। तो ये इन तमाम जो आपकी जो बाकी वाली डिस्क होंगी, स्मॉल वाली डिस्क जिस पे आप खेल रहे होंगे, उनका क्या होगा कि आपकी कौन सी फोर्सेस लग रही है, पैरेलल फोर्सेस लग, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ऐसी फोर्सेस आपकी क्या होंगी, पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। जिनको जायक आप कहा करते थे कि F1 आपकी फोर्स जो है वो पैरेलल है F2 फोर्स के, तो उसका मतलब क्या होता था कि F1 जो है स्केलर मल्टीपल है F2 का, ठीक है। इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जेनर फोर्सेस, जो कि ना ही कंकरेंट होंगी ना ही आपकी पैरेलल फोर्सेस होंगी, एंड डिफरेंट किस्म की वो आपकी फोर्सेस आ सकती है। अब इनको लिखने का क्या तरीका, ये होगी आपकी एग्जांपल्स, ठीक है। ये कौन सी है, आपकी कोप्लेनर वाली फोर्सेस है। नाउ अगर आप इनको नॉन कोप्लेनर को भी थोड़ा सा यहीं पे डिफाइन करें ना, नॉन कोप्लेनर में आपके पास क्या क्राइटेरिया होगा, जब आपके पास बहुत सी, वो सारी की सारी जैसे आपका बॉक्स बना नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह से अगर आप इसको ले आए, वो पहले आप उनको सेट करके रखते हैं, फिर आप उनको खेलना शुरू करते हैं। लाइक आपके पास ऐसी जो है ना इस तरह से ये पड़ी है, ठीक है। अब आप जो आपकी बड़ी वाली डिस्क है जिससे आप खेल रहे होते हैं, उससे अगर आप इनको हिट करते हैं, ठीक है, और अगर किसी पर्सन ने बहुत जोर से इनको हिट किया है, देन कुछ आपकी जो होंगी इधर स्प्रेड करेंगी, कुछ इधर स्प्रेड करेंगी, कुछ इस तरफ आपकी जो है ना जाएंगी, और कुछ वो इतनी अगर कुवत से करता है तो आपकी कुछ जो है उनका नीचे भी जाएंगे, ठीक है, यानी उनकी आउटवर्ड जो है ना ऊपर की तरफ भी उसकी जा सकती है। देन ये क्या किया इन्होंने, अपना प्लेन छोड़ दिया। वैसे तो आपका जो कैरम होता है वो 2D ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें उड़ती नहीं है अगर उसको मुनासिब तरीके से खेला जाए, लेकिन अगर कोई बहुत कुवत लगा के बहुत फोर्स से अगर इनको फेंकता है, इनमें से कोई ना कोई उड़ेगी भी, उड़ के जो है ना ऊपर जाएगी और फिर नीचे जाके कहीं ना कहीं गिर जाएगी, ठीक है। देन वो जो तीसरी आपकी उड़ेगी वो बेसिकली उसने अपना प्लेन छोड़ दिया, तो वो नॉन कोप्लेनर यानी 3D के अंदर भी आपका ऑब्जेक्ट चला गया। तो ऐसी फोर्सेस हमारे पास कौन सी होती है, नॉन कोप्लेनर, लाइक वो 3D सिस्टम के अंदर चली जाती है, वो किसी और जो है ना सिस्टम के अंदर भी जा सकती है। अब उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी तीनों सिस्टम के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जरूर पाई जाए, तीनों प्लेन्स में जाए, ठीक है। स्पेस के अंदर हमारे पास 3 जो है ना प्लेन्स बनते हैं, तो अब वो एक्स वाई प्लेन के अंदर भी हो सकती है, वाई जी में भी हो सकती है, जेड एक्स में भी हो सकती है। तो ऐसी फोर्सेज जो अपना प्लेन छोड़ते हैं, ठीक है, किसी और प्लेन के अंदर भी चली जाती है, सच फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, नॉन कोप्लेनर, ठीक है। इनको लाइक आप कह सकते हैं 3D के अंदर, 3D के अंदर आपकी फोर्सेस चली जाती है। अब इनको लिखने का तरीका देख लेते हैं कि इनको लिखेंगे कैसे, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। और फोर्स का हमारे पास 3 हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि फोर्स हमेशा क्या होती है, उसकी मैग्नीट्यूड होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, और उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है।
अब सबसे पहले अगर हम इनको देखें तो जो 2D की आपकी हमारी कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं, उनको लिखने का क्राइटेरिया क्या होता है कि उस फोर्स के दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या होता है, एक एक्स कंपोनेंट होता है एफ एक्स आई प्लस एक वाई कंपोनेंट एफ वाई जे। लेकिन जो हमारी 3D की हमारे पास फोर्सेस होती हैं वो किस तरह से होती है, उनके तीनों कंपोनेंट्स होते हैं एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जी के। ठीक है, क्योंकि वो नॉन कोप्लेनर है, उसके तीनों कंपोनेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या क्राइटेरिया आ जाता है, जो कंकरेंट फोर्सेज होंगी उनमें अब कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो। कैरेक्टरिस्टिक उनकी इस तरह से होगी, फर्स्ट पे उनकी, अब किसी भी फोर्सेस की क्या होती है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड होती है। अब कोई भी फोर्स मैग्नीट्यूड के बगैर तो हो नहीं सकती, तो मैग्नीट्यूड मस्ट होगी। जो पैरेलल होंगी उनकी भी क्या होगी, मैग्नीट्यूड मस्ट होगी। फर्स्ट पे इनकी मैग्नीट्यूड तो, ठीक है, यहाँ पे F1 is parallel to F, ठीक है, इस तरह की फोर्सेस हो। नेक्स्ट जो जनरल फोर्सेस होगी हमारे पास, उनकी भी क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी हो सकती है। ठीक हो गया, फर्स्ट पे मैग्नीट्यूड क्या होगी, तीनों की मौजूद होगी। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन भी तीनों फोर्सेस की होगी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन तीनों की सिस्टम के अंदर होगी, हर फोर्स की डायरेक्शन भी होगी। थर्ड वाला जो कंसेप्ट है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। उसमें थोड़ा सा चेंज क्या आता है कि अगर आप कंकरेंट फोर्सेस को देखें तो कंकरेंट फोर्सेस का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सारी एक ही पॉइंट में से पास कर रही है। जब वो सारी की सारी फोर्सेस एक ही पॉइंट में से पास कर रही है, उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जरूरत ही कोई नहीं है। ठीक है, उनको जैसे मैं पीछे लेके गई थी कैरम की तरफ, देन क्या हुआ था कि वो बेसिकली एक पॉइंट पे आ गई थी, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई रहता है, क्योंकि सबने एक ही मिकदार से उसको उठाना था। हम इसको यहाँ पे पास कर, लेकिन जब आप 2D के अंदर है, देन 2D के अंदर भी आपके पास पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करेगा। क्यों मैटर करेगा, क्योंकि आपकी जो पैरेलल फोर्सेस मैंने आपको दिखाई थी वो आपकी डिफरेंट डिस्क शो कर, जितने भी आपके डिस्क या पॉइंट्स आप उनको कहते हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता था, बिकॉज वो डिफरेंट था। ठीक है, लाइक ये आपका इसको राउंड में ले जाए तो एक आपकी डिस्क इधर थी, एक इधर थी, एक इधर थी, तो उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये था। यहाँ पे आप आए, इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट था। लेकिन जब आपके पास अगर बड़ी डिस्क की बात की गई थी, तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एक ही, ठीक है, उस सबके लिए एक ही था, वो मैटर करता ही नहीं था आपके पास, क्योंकि वो एक पॉइंट में मीट कर रही थी फोर्सेस। अब यहाँ पे फोर्सेस डिफरेंट है, एक सिस्टम सा बन रहा है, एक फोर्स के लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात यहाँ पे नहीं की। सो जो कंकरेंट फोर्सेस होती है उनको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर नहीं करता, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूर करती है। लेकिन जो पैरेलल फोर्सेस होती है उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब कुछ मैटर करता है। एंड बिल्कुल उसी तरह आपकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन के साथ साथ आपका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर जनरल फोर्सेस भी मैटर करता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जस्ट मैटर नहीं करता, तो कंकरेंट के लिए नहीं करता, बिकॉज वहां पे आपका वही। ठीक है, अब आप इस कैरम वाला जो आपका बड़ी डिस्क है उसका अगर आप फोर्स को भी मिला ले और आप छोटी डिस्क या पॉइंट्स जो है उनकी फोर्सेस को भी अगर आप मिला रहे, देन आपके पास जनरल फोर्सेस आ जाती है। ठीक है, पैरेलल वालों को आप छोड़ दें, ठीक है, एक उसमें से ले लें, एक उसमें से ले लें, जो नीदर कंकरेंट है नॉट पैरेलल है, तो इस तरह आप डिफरेंट किस्म की जब फोर्सेस को कंसिडर कर लेंगे, देन वो फोर्सेस आपस में फिर क्या होंगी, ना ही वो जनरल फोर्सेस होंगी, ना ही कंकरेंट होगी, ना ही पैरेलल। लेकिन जो आपस में डिस्क को लिया जाए, देन वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ये जो छोटी डिस्क अगर हम लेते हैं तो वो पैरेलल है, अगर इस बड़ी डिस्क को लिया जाता है तो उस पर लगाई जाने वाली फोर्सेस भी कंकरेंट है, लेकिन इन ऑल ओवर को अगर ले लिया जाए देन वो सारी ना ही कंकरेंट है ना ही पैरेलल। ठीक है, अगर हम एक फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं, देन वो फोर्स सिस्टम पैरेलल फोर्सेस का तब होगा जब हर फोर्स जो है ना एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है, एनी टू फोर्सेस आर पैरेलल। वो कंकरेंट कब होगी, जब सारी की सारी फोर्सेस किसी एक पॉइंट में से पास करें। अगर एक भी फोर्स ऐसी मिल गई है जो बाहर से पास करती है, बाकी सारी एक पॉइंट पे है, तो वो फोर्स सिस्टम कंकरेंट फोर्सेस का नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है किसी चीज को अगर प्रूव करना है किसी एक सेट के ऊपर, तो वो पूरे सेट के हर एलिमेंट के लिए बात ट्रू होनी चाहिए, लेकिन अगर उस बात को कंट्राडिक्ट करना हो तो एटलीस्ट वन एग्जांपल काफी हो। ठीक है, तो एटलीस्ट वन भी अगर आपको फोर्स ऐसी मिल जाती है जो उस क्राइटेरिया को, चाहे वो कंकरेंट का हो चाहे वो पैरेलल का हो, सेटिस्फाई नहीं करी, देन वो फोर्स सिस्टम पूरा का पूरा ना ही कंकरेंट होगा ना ही पैरेलल। तो ये आपकी आ जाती है फोर्स सिस्टम आपका किस तरह से एक्ट करता है और उसका क्राइटेरिया आपका किस तरह से यूज होता है। ठीक है,